दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़े विचित्र डे के बारे में जो कल था 28 मई को। हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस दिन को बनाया है यौम तकबीर के नाम, जब उन्होंने 5 न्यूक्लियर डिवाइस डिटोनेट किए थे और वो सक्सेसफुली किए थे। अब उसको यौम तकबीर क्यों बोलते हैं? तकबीर का मतलब होता है जॉय एंड सरप्राइज। मतलब इस दिन पूरे पाक गवर्नमेंट ने पाक की पब्लिक को एक सरप्राइज दिया था और जॉय दिया था। अब इन्होंने कल के दिन पहली बार पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया उसको 28 मई को। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि 28 मई को इन्होंने छुट्टी क्यों डिक्लेयर की 26 साल के बाद, अभी तक तो नहीं की थी। तब मेरे समझ में आया कि इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि क्यों उन्होंने पूरी पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर की है। एक रीजन इसका ये हो सकता है कि आज पाकिस्तान के पास खुश होने के लिए कुछ चीज नहीं है, लोगों को बकअप करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों का मॉरल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। तो एक ही चीज है, पहले 2 चीज हुआ करती थी, न्यूक्लियर बम और क्रिकेट। क्रिकेट अब जा रहा है डाउन। तो आज के दिन में केवल एक चीज है जिससे कि मॉरल बूस्ट हो सकता है पाकिस्तानियों का, वो है उनके न्यूक्लियर एसेट्स। तो एक तो पूरे पब्लिक को बताने के लिए कि भाई आज 28 मई है, आज हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, सक्सेसफुली किए थे, इसको भूलो मत, उसको याद रखो। और सेकंड चीज ये है कि वर्ल्ड फोरम में भी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई लोग, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, थोड़ा ख्याल से पैसे वैसे देते रहना, हमको भिखारी मत समझो। अब हमने चौड़े में मांगना शुरू कर दिया है, एक हाथ में बम, दूसरे में कशकोल। एक हाथ से मांगेंगे, दूसरे में बम दिखाएंगे। अब हम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हम जो कह रहे हैं हमको दे दो। तो एक इसके बारे में एक डिस्कशन है जो कि आरजू काजमी जी के और वसीम अतलाफ दोनों के बीच में है। तो वो मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूं और मुझे वाकई में आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान में बैठ के ये लोग ऐसे डिस्कशंस कैसे कर सकते हैं जो कि बेसिकली इनके आर्मी के अगेंस्ट हैं, इनके गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। वो चाहे 71 वॉर हो, चाहे 65 हो, चाहे 47-48 वॉर हो, चाहे कारगिल हो, वो सब में अपनी निष्पक्ष राय दे रहे हैं। तो भाई लोग, मुझे ये लगता है कि देखिए, बिना आईएसआई के कहे या अप्रूवल के ऐसा प्रोग्राम करना पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है। और अगर आईएसआई इस चीज पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, यानी एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज सर्टेन चेंज इन देयर एटीट्यूड। क्योंकि उनको भी लग गया है कि ऐसे गाड़ी बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी, झूठ के पैर नहीं होते हैं, आप कब तक चलोगे, कब तक चलोगे इसके सारे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कर दिया, इसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कब तक चलोगे? कभी तो सच्चाई आएगी, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। और शायद अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। बड़ी बड़ी बातें करते थे पहले, हमारी इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से अच्छी है, हमारी पर कैपिटा इंडिया की पर कैपिटा से अच्छी है। इंडिया ने कुछ नहीं किया, एक पाकिस्तान की लाइन के बगल में बड़ी लाइन लगा दी और वो लाइन बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि छोटी लाइन को खुद लगने लगा कि अब वो उसके पास नहीं जा सकता, इतनी बड़ी नहीं बन सकता है। तो अच्छा ये है कि हार मान लो।
अब पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि हमने हार मान ली है? इसलिए पब्लिक का मूड हल्के 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 चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में नहीं होगा ये, इसको लगेंगे सालों, लेकिन ये अच्छा है, कम से कम शुरुआत तो हुई रही है। चलिए देखते हैं थोड़ा वीडियो, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। ये कहते हैं कि अगर एटम बम ना होता तो हमें तो भारत खा गया होता, हम उसी वजह से बचे हुए हैं। देखिए जी, बात ये है 47-48 में हमारे पास एटम बम नहीं था, ठीक है। इंडिया हमसे बड़ी एक मिलिट्री पावर उस वक्त थी। हमने कश्मीर में जिहादी भेज दिए और अपने अफसर भी भेजे। तो 47-48 में पंगा हमने लिया। 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया कश्मीर में, और फिर हमने कश्मीर में दरअंदाजी शुरू की 65 में, और उसके जवाब में फिर भारत ने लाहौर पे हमला किया, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको एक डिस्ट्रेस में मुब्तला कर दिया था कि उनको फिर वो प्रेशर कम करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम पे अटैक करना पड़ा। इसमें मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि भुट्टो चाहे जितना अगेंस्ट हो इंडिया का, लेकिन इंडिया की ये बात वो मानता था कि इंडिया कभी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा। इवन ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद भी इंडिया ने किया, उन्होंने लाहौर से अटैक कर दिया, लेकिन इतना विश्वास था। आप ये देखिए कि इंडिया का दुश्मनों को भी इंडिया पे इतना विश्वास था कि इंडिया कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त इंडिया की मजबूरी हो गई थी, जिसके कारण उसको ब्लॉक करना पड़ा। 71 में हमने 4 और 5 तारीख की रात को इंडिया पे हमने अटैक किया, ठीक है जी। कारगिल हमने किया, मुंबई जो है वो हमने किया, पठानकोट हमने किया, एयर इंडिया का जो जहाज अगवा होकर कंधार पहुंचा वो हमने किया, हाफिज सईद को और वो जो मसूद अजहर मोहम्मद का था, मसूद अजहर, उनको हमने तैयार किया और हमने उनसे दहशत गर्दी करवाई, ठीक है। ये सब कुछ तो हम करते रहे ना, ये तो हमने किया। तो भारत के लिए तो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की, ये सब कुछ तो हमने किया। तो खतरा हमें किससे है भाई? किससे खतरा है हमें? मुझे आप बताएं ना, एटम बम हमने चलाना कहां पे है? बिल्कुल। और चलाने देगा कौन हमें? इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अगर आपने एटम बम इस्तेमाल करने का सोचा भी तो जो आलमी ताकतें हैं ना, वो आपका ठीक ठाक बंदोबस्त कर देंगी। आपने अगर सोचा भी कि आपने एटम बम इस्तेमाल करना है। दूसरी कोई कंट्री इतना एटम बम की धमकियां नहीं देती जितनी पाकिस्तान की तरफ से जाती है। देखें ना, हमारे पास एटम बम है, पाव के बम है, पता नहीं क्या कुछ हम बोलते हैं। जैसे आपने अभी लिस्ट गिनाई, से कहीं लंबी लिस्ट है जो हमने भारत में जाके गड़बड़ की, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हम कहते हैं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, और अगर कोई बात करे तो कह देते हैं लो जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अजमल कसाब का तो मान गए ना, हम नहीं किया था। कारगिल का भी फिर मान गए ना, तो घर तक दिखा दिया था हामिद मीर साहब ने, और फिर ये इन्होंने कहा नहीं। हाँ, तो अब जब आप ये इस तरह के आप नारे फिर लगाएंगे ना, आप हम एटम बम हमारे पास है, ये है, ये एक तरह से बड़े एक घटिया तरीके से दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसे दें, हमें आप पैसे दें जी, नहीं तो हमारे पास एटम बम है। तो सर ये जो बार बार इस्लामिक बॉम्ब का एक नारा लगाया जाता है जी, इस्लामिक बॉम्ब है, ये क्या हम गल्फ कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? यदि आप हमसे खरीद सकते हैं, चाहे या ईरान को कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था जी ये इस्लामिक बॉम्ब का ये जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि भाई जो
मुस्लिम वर्ल्ड है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको एक पैरेलल एक कह लें कि एक अलायंस के तौर पे दुनिया के सामने लेके आए ये, लेकिन वो फिर आपने देख लिया कि क्या हुआ उसका। तो बाकी ये है कि अब ना अरब कंट्रीज बाय करती हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस्लामिक बॉम्ब को, ना किसी को जरूरत है इस वक्त बॉम्ब की। आपने एक बॉम्ब बना लिया था, आपने वो रखा हुआ है, और आप कभी कभी वो नारे मार देते हैं जी कि हमारे पास ये बम है, लेकिन दूसरी तरफ इस बम के नतीजे में आपने पूरी अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया है। यानी जितना पैसा आपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खर्च किया वही अगर अवाम पे खर्च किया होता तो मुल्क आज कहीं ज्यादा मजबूत होता। मुल्क की अल्ताफ साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलिए, मैं अगर पाकिस्तान का शहरी होता तो मैं ये ज़रूर मान लेता कि एटम बम ज़रूरी है। इंडिया बहुत बड़ा है। आपने दुश्मन तो बना लिया ना, दुश्मन तो बना लिया। चाहे दुश्मन बनने लायक था कि नहीं था ये सेकेंडरी चीज़ है, दुश्मन बना लिया। जब बना लिया दुश्मन तो आपको उसका काउंटर भी करना है। आप बाकी हथियारों में, मैन पावर में, मिलिट्री में, इक्विपमेंट्स में तो बराबरी नहीं कर पाओगे। 7 गुना बड़ा मुल्क है, नहीं कर सकते। तो आपको एक डिटेरेंस चाहिए थी, आपने डिटेरेंस बना ली। लेकिन अकल ये होता कि आपने डिटेरेंस बनाने के बाद 26 साल केवल बम 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 नहीं बोलते केवल, और काम भी तो करते साथ में, इकोनॉमी में भी तो जाते साथ में, कुछ तो लोगों का भला करते। आपने केवल एक हाइपोथेटिकल दुश्मन बनाया और उसके इर्द गिर्द अपनी इंटरनल पॉलिसी, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी, अपना डिफेंस, सब कुछ लगा दिया। और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि लकीर इतनी बड़ी हो गई कि अब आप उसके पास नहीं जा पा रहे। तो चूल्हें हिल गई हैं। अभी बजट आने वाला है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि बजट बनाएं कैसे, पैसा कहां से लाएं। तो मैं तो समझता हूं कि ये आज हमें यौम तकबीर नहीं मनाना चाहिए, हमें यौम नदामत मनाना चाहिए कि हम कहां ये पैसा जाया करते रहे हैं। एक इम्प्रेशन ये भी है कि इतनी हिफाजत पाकिस्तान की शायद एटम बम नहीं करता जितनी एटम बम की पाकिस्तान को करनी पड़ जाती है। कभी लगता है ये ले जाएगा, कभी लगता है वो ले जाएगा, कभी अमेरिका ले जाएगा, कभी चाइना ले जाएगा, कभी गल्फ कंट्रीज में से कोई ले जाएगा। ये हर वक्त ये जो डर खौफ रहता है। और दूसरा, डॉक्टर कदीर खान जो के साइंटिस्ट रहे पाकिस्तान में, उनका भी जो हशर किया गया, उनको जिस तरह से हाउस अरेस्ट वो रहे सारी जिंदगी, उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस भी लगी, चोरी का इल्जाम भी लगा, बेचने का इल्जाम भी लगा। मतलब ये किसी और कंट्री के कोई साइंटिस्ट के साथ हमने ये होता हुआ देखा नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि हाउस अरेस्ट तो बहरहाल वो थे, एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगी रही। देखिए जी, आपका कुछ और व्यू होगा। वो बेसिकली एक मेटलर्जिस्ट थे और हॉलैंड में वो काम किया करते थे, एक ऐसी जगह पे जहां पे कि ये न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूज प्लांट होते हैं, यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होते हैं, वहां पे वो काम करते थे। वहां से उन्होंने वो नक्शे वक्शे चुराए और चुरा के पाकिस्तान आ गए, और यहाँ आके उन्होंने कहा जी मैं तो ये लेके आ गया हूँ, तो अब आप पैसे वैसे दें तो हम ये शुरू करते हैं यहाँ पे। और इस तरह से उसमें और भी बहुत से लोग थे। ये जरा ज्यादा प्रोजेक्ट हो गए, इनको बहुत ओवर प्रोजेक्शन मिली इनको, डॉक्टर कदीर को। अदरवाइज और बहुत से लोग थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये चूंकि ज्यादा शौकीन थे मीडिया पे आने के, तो ये जरा ज्यादा मशहूर हो गए। तो ये जो डॉक्टर कदीर खान, जिनकी 2021 में डेथ हुई और वो हाउस अरेस्ट थे, एक तो पाकिस्तान ने जो ये बनाया न्यूक्लियर बम, वो 3-4 कंट्रीज से सपोर्ट लेके बनाया, जिसमें चाइना फर्स्ट था और हॉलैंड था। हॉलैंड से तो
चोरी करके डिज़ाइन लेके आए थे, बाकी चाइना ने उनकी सपोर्ट की। एक बार लेने के बाद इन्होंने सोचा कि भैया अब तो इसको एक्सपोर्ट करो। और एक्सपोर्ट किसको करोगे? नॉर्थ कोरिया, ईरान, उस समय एक कंट्री थी लीबिया, मतलब कंट्री आज भी है लेकिन वो उस समय लेने लायक थी। तो ये 3 कंट्रीज थे जो कि इंटरेस्टेड थे और इन्होंने उनका कुछ मटेरियल उनको बेचा भी। और ये चीज़ यूएस को पता चल गई और तब यूएस ने कहा कि अगर आपने ये चीज़ नहीं रोकी तो हम इसमें एम्बार्गो लगा देंगे। तो डॉक्टर कदीर खान ने टीवी पे आके ओपनली माफ़ी मांगी और कहा कि हाँ, मैंने ये सामान बेचने की कोशिश की। जबकि कदीर खान के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये कोशिश उन्होंने नहीं की, ये आर्मी ने की और केवल पाकिस्तानी आर्मी को बचाने के चक्कर में उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि ये चीज़ मैंने की है। उसके बाद जितने आर्मी चीफ थे वो तो ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिताते रहे, लेकिन कदीर खान को हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद हाउस अरेस्ट में ही उनकी डेथ हुई। तो अल्टीमेटली हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर डॉक्टर कदीर खान को कुछ लाना ही था हॉलैंड से तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम लेके आके, वहाँ का थोड़ा बहुत कल्चर लेके आते। लेके क्या आए? एटम बॉम्ब, जिसने उनको भी बर्बाद किया, उनके देश को भी बर्बाद किया। और जिस दिन से 28 मई 1998 को जो उन्होंने टेस्ट किया है, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान उठ नहीं पाया, क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता है कि काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब यही हमको खिलाएगा, यही हमारा माँ बाप है। क्या होगा? ज़्यादा धमकी दे देंगे किसी को, पैसे खुद आते रहेंगे हमारे पास, हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, बाहर घर बनते रहेंगे, दुबई में घर बनते रहेंगे, यूएस में घर बनते रहेंगे, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में घर बनते रहेंगे। जो आर्मी चीफ्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, देश की किसको चिंता है? देश की चिंता करने के लिए एटम बॉम्ब है ना, उसके सारे तब से लेके आज तक उसी के सारे हैं, वही खिला रहा है इनको। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।